नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में कई राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कुछ अन्य को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, श्री आदि शंकराचार्य का जीवन असाधारण और आम जनमानस के कल्याण को समर्पित था। श्री आदि शंकराचार्य की समाधि और मूर्ति का अनावरण किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं से स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। देशव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 107 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कई राज्यों में वेट दरों में कमी के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट आई। रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारत की वित्तीय प्रणाली के हरितकरण के समर्थन के लिए प्रतिबद्धता वक्तव्य NGFS प्रकाशित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने COP26 शिखर सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के नए लक्ष्यों पर भारत की घोषणा का स्वागत किया। 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7:30 बजे दुबई में भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा और दिन में 3:30 बजे शारजाह में न्यूजीलैंड का सामना नामीबिया से होगा। और वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो ने 2020 विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं अतहर सईद। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सफलता अब पुराने मापदंडों पर आधारित नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अपनी सेना को आत्मनिर्भर बना रहा है। आज केदारनाथ में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने और कुछ अन्य को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि भारतीय दर्शन में मानव कल्याण प्रमुख है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है और उन्हें गोवर्धन पूजा के दिन बाबा केदारनाथ के दर्शन का सौभाग्य मिला। राष्ट्रीय एकता की ताकत को बढ़ाने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य दर्शन सहज जीवन व्यवस्था का हिस्सा था। बाबा केदारनाथ के दर्शन करके हर श्रद्धालु एक नई ऊर्जा लेकर जाता है। आदि शंकराचार्य की विरासत को, इस चिंतन का आज देश अपने लिए एक प्रेरणा के रूप में देखता है। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की महान आध्यात्मिक ऋषि परंपरा का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने रामचरितमानस की एक चौपाई का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बाबा केदारनाथ की शरण में उन्हें ऐसी ही अनुभूति हो रही है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह, अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहाँ के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहाँ की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। वर्ष 2013 में आई केदारनाथ बाढ़ को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बाढ़ से हुई क्षति अकल्पनीय थी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं, पुजारियों के रावल परिवारों, अधिकारियों और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को केदारनाथ धाम में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें
हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे ड्रोन और अन्य तकनीकों के माध्यम से काम की प्रगति की निगरानी करते रहे। उन्होंने कहा कि इस प्राचीन भूमि पर सनातन के साथ आधुनिकता का ये संयोजन और ये विकास कार्य भगवान शंकर की प्राकृतिक कृपा का परिणाम है। गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और भविष्य में श्रद्धालु केबल कार से केदारनाथ जा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि हेमकुंड साहिब में भी दर्शन के लिए रोपवे बनाने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कोविड की पहली खुराक के 100% लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड की सराहना की। केदारनाथ में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं, उनमें सरस्वती नदी के किनारे दीवार, आस्था पथ और घाटों का निर्माण, मंदाकिनी नदी के किनारे दीवार, आस्था पथ, तीर्थ पुरोहितों के निवास तथा गरुड़ पट्टी पुल शामिल हैं। इन परियोजनाओं पर 1 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत आई। उन्होंने 1 अरब 80 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिनमें संगम घाट का पुनर्विकास, प्राथमिक चिकित्सा और पर्यटक सुविधा केंद्र, प्रशासनिक कार्यालय और अस्पताल, 2 अतिथि गृह, पुलिस थाना, कमांड और नियंत्रण केंद्र, मंदाकिनी आस्था पथ कतार प्रबंधन सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं। इस अवसर पर देश भर में 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों पर भी पूजा अर्चना की गई। हिमाचल प्रदेश में आज श्री आदि शंकराचार्य के पुनर्निर्मित समाधि और प्रतिमा के अनावरण का प्रसारण 5 स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी शक्तिपीठ में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं, संतों और श्रद्धालुओं ने वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम में भाग लिया। केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए आदि शंकराचार्य मंदिर के उद्घाटन समारोह का उत्तर प्रदेश में भी वर्चुअली आयोजन किया गया। इसके लिए कम से कम 5 शिव मंदिरों को चुना गया था। इनमें समारोह के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई। मथुरा, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, लखीमपुर खीरी, अलीगढ़ और गोरखपुर जैसे प्रमुख धार्मिक शहरों में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ धाम यात्रा और श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। ये दोनों मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में शामिल हैं। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्रद्धालुओं के साथ उज्जैन महाकालेश्वर से शामिल हुए। दोनों ज्योतिर्लिंग मंदिरों में विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। बड़ी संख्या में भक्तों ने महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में एलईडी स्क्रीन पर लाइव कार्यक्रम देखा। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थानों अमरकंटक, मंडलेश्वर और महेश्वर में भी इस अवसर पर विशेष आयोजन हुए। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आदि शंकराचार्य प्रतिमा का अनावरण समारोह आज तमिलनाडु के चिदम्बरम नटराजा मंदिर में भी मनाया गया, जो 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने रामेश्वरम में आयोजित समारोह में भाग लिया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज देश के युवाओं से स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से प्रेरणा लेने और एक सामंजस्यपूर्ण तथा समावेशी समाज की दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया। श्री नायडू ने विशाखापत्तनम में श्री विश्व विज्ञान विद्या आध्यात्मिका पीठम के पूर्व पुजारी उमर अलीशा पर एक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर ये विचार व्यक्त किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। उन्होंने व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के लिए बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को भी रेखांकित किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 107 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 5,65,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.23% हो गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 116 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड के हल्के लक्षण वाले लोगों के उपचार के लिए विश्व की पहली एंटीवायरल दवा को मंजूरी दे दी है। औषधि और स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद नियामक एजेंसी ने बताया कि मोलनुपिराविर को गंभीर संक्रमण का खतरा रोकने में प्रभावी पाया गया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में कई राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कुछ अन्य को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, श्री आदि शंकराचार्य का जीवन असाधारण और आम जनमानस के कल्याण को समर्पित था। श्री आदि शंकराचार्य की समाधि और मूर्ति का अनावरण किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं से स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। देशव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 107 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कई राज्यों में वैट दरों में कमी के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट आई। रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारत की वित्तीय प्रणाली के हरितकरण के समर्थन के लिए प्रतिबद्धता वक्तव्य NGFS प्रकाशित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने COP26 शिखर सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के नए लक्ष्यों पर भारत की घोषणा का स्वागत किया। 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7:30 बजे दुबई में भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा और दिन में 3:30 बजे शारजाह में न्यूजीलैंड का सामना नामीबिया से होगा। और वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो ने 2020 विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज तेज गिरावट देखी गई क्योंकि राज्यों ने वैट में कटौती की घोषणा की थी। ईंधन की दरों में कटौती में कई राज्य केंद्र सरकार के प्रयासों में शामिल हुए हैं। 3 नवंबर को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी। ईंधनों के उत्पाद शुल्क में बुधवार को की गई कमी की घोषणा अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारत की वित्तीय प्रणाली के हरितकरण के समर्थन में प्रतिबद्धता वक्तव्य NGFS प्रकाशित किया है। रिजर्व बैंक 23 अप्रैल 2021 को वित्तीय प्रणाली के हरितकरण के लिए केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों के नेटवर्क NGFS में एक सदस्य के रूप में शामिल हुआ ताकि हरित वित्त संबंधी वैश्विक प्रयासों के बारे में जानकर और इसमें योगदान देकर NGFS की सदस्यता से लाभ प्राप्त किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने, अर्थव्यवस्था में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की भारत की घोषणा का स्वागत किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में संचार विभाग के निदेशक गेरी राइस ने कल वाशिंगटन में कहा कि भारत की ये घोषणा उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ऐसी ही कार्रवाई को प्रेरित करने से ही जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकती है। श्री राइस ने यह भी कहा कि वे कार्बन उत्सर्जन के बारे में मौजूदा दशक में भारत की प्रगति को लेकर बहुत उत्साहित हैं। 2020 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज दुबई में शाम 7:30 बजे भारत का सामना स्कॉटलैंड से होगा और दोपहर 3:30 बजे शारजाह में न्यूजीलैंड और नामीबिया आमने सामने होंगे। आकाशवाणी से विश्व कप मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। वेस्टइंडीज के हरफनमौला खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो ने T20 विश्व कप के समापन के बाद क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 38 वर्षीय ब्रावो ने 90 T20 मैचों में 115.38 के स्ट्राइक रेट से 1245 रन बनाए हैं। उन्होंने अपने करियर में 78 विकेट भी लिए हैं। ड्वेन ब्रावो 2012 और 2016 में T20 विश्व कप जीतने वाली वेस्टइंडीज टीम में भी शामिल थे। गोवर्धन पर्व आज देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। ये त्योहार दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर मथुरा और वृंदावन में गोवर्धन पूजा धार्मिक आस्था के साथ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरातियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि नया साल सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए, लोग स्वस्थ रहें और प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएं।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आता है प्रतिदिन इस संघर्ष की एक झलक। आधार भूलिते जाए, आधार भूलिते गिए। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता, विद्वान और कवि चित्तरंजन दास को याद कर रहे हैं। चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को हुआ था। देशबंधु के नाम से लोकप्रिय चित्तरंजन दास महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी और बंगाल में स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। चित्तरंजन दास ने लंदन में श्री अरबिंदो घोष, अतुल प्रसाद सेन, सरोजिनी नायडू तथा अन्य से मित्रता की और उनके साथ मिलकर ब्रिटिश संसद में दादा भाई नौरोजी को प्रवर्तित किया। 1894 में एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए चित्तरंजन दास ने वकालत छोड़ दी और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। चित्तरंजन दास ने 1909 में अलीपुर बम मामले में शामिल होने के मामले में अरबिंदो घोष का सफलतापूर्वक बचाव किया। अपने उत्तर पारा भाषण में श्री अरबिंदो ने कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया कि चित्तरंजन दास ने उन्हें बचाया। चित्तरंजन दास अनुशीलन समिति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे। 1919 से 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान वो बंगाल की एक मशहूर हस्ती माने जाते थे। उन्होंने अपने यूरोपीय कपड़े जलाकर और खादी धारण कर ब्रिटिश कपड़ों के बहिष्कार की शुरुआत की। 1924 में चित्तरंजन दास कलकत्ता नगर निगम के पहले महापौर के रूप में चुने गए थे। वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अहिंसा और संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखते थे और हिंदू मुस्लिम एकता, सहयोग और सांप्रदायिक सद्भाव की हिमायत करते थे। चित्तरंजन दास उस समय एक प्रतिष्ठित बांग्ला कवि के रूप में उभरे। जब राष्ट्रीय आंदोलन के मुश्किल दिनों के दौरान उन्होंने मलंचा और माला नामक कविताओं के संग्रह के पहले 2 खंड प्रकाशित किए। 1913 में उन्होंने सागर संगीत का प्रकाशन किया। नामिए नाओ ज्ञानेर बोझा, सইতে नारी बोझार भार, আমার সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে উঠে নয়নে तेरी अंधकार। 1925 में अधिक काम करने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। चित्तरंजन अपनी सेहत ठीक करने दार्जिलिंग गए थे। वहाँ महात्मा गांधी उनसे मिलने आए और कुछ दिन उनके साथ रहे। चित्तरंजन दास का 16 जून 1925 को निधन हो गया। आज ये हृदय मोर छिड़ेछे बंधन। कलकत्ता में उनकी अंतिम यात्रा का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। चित्तरंजन दास के निधन पर गांधी जी ने कहा था कि चित्तरंजन दास उन महान लोगों में से थे जिन्होंने सपना देखा और भारत की स्वतंत्रता की बात की। उनका दिल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई अंतर नहीं करता था और यहाँ तक कि वे अंग्रेजों के प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं रखते थे। प्रभाते जागृत हृदय शेष करो गान, हमार जीवन भरा
शिरोआभा। आज हम बंबई के शेर फिरोज शाह मेहता को याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 5 नवंबर 1915 को हुई थी। उनका जन्म 4 अगस्त 1845 को बंबई में हुआ। उन्होंने 1864 में एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मेहता कानून की पढ़ाई के लिए लंदन के लिंकन्स इन गए। भारत वापस आने के बाद उन्होंने बॉम्बे म्युनिसिपल गवर्नमेंट के सुधारों की आवश्यकता का मुद्दा उठाया और सन 1872 का बॉम्बे म्युनिसिपल एक्ट तैयार किया। इसके लिए उन्हें बंबई नगर पालिका के जनक की उपाधि मिली। वो 1873 में बंबई नगर पालिका के नगर आयुक्त बने और 4 बार इसके अध्यक्ष रहे। मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। 1890 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष बने। उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल प्रकाशित किया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ व्यवहार का विवरण दिया गया। गांधी जी जब भारत पहुंचे तो फिरोज शाह मेहता ने 12 जनवरी 1915 को उनका स्वागत करने के लिए एक जनसभा की अध्यक्षता की। इसी वर्ष बाद में फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे में निधन हो गया। आकाशवाणी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के शुरुआती नेताओं में शामिल इस नेता को सलाम करता है। 5 नवंबर 1945 को लाल किले में आईएनए का मुकदमा शुरू हुआ। आईएनए के बचे हुए सदस्यों पर ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया था। हालांकि इस मुकदमे की सुनवाई को सार्वजनिक करने का निर्णय अंग्रेजों की गंभीर गलती साबित हुआ, क्योंकि इससे राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा हो गई। इस मुकदमे ने ब्रिटिश भारतीय सेना के भीतर विद्रोह को जन्म दिया, जिसमें सबसे उल्लेखनीय रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह था। हालांकि विद्रोह को जल्दी ही दबा दिया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने महसूस किया कि वे भारतीय ब्रिटिश सेना का समर्थन खो रहे थे, जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक सत्ता में रखा था। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है विलक्षण प्रतिभा के धनी भारत रत्न भूपेन हजारिका को। दिल हुम हुम करे घबराए, घन धम धम करे कर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल हुम हुम करे घबराए। आज 5 नवंबर है और पुण्यतिथि है विलक्षण प्रतिभा के धनी भारत रत्न भूपेन हजारिका की, जिन्हें हम प्यार से भूपेंदा कहते हैं। भूपेन हजारिका ऐसे अद्भुत कलाकार थे जो गीत लिखते थे, उन्हें संगीतबद्ध करते थे और स्वयं उन्हें गाते भी थे। केवल गायन और संगीत के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि कविता लेखन, पत्रकारिता और फिल्म निर्माण जैसे कई अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। भूपेन हजारिका का जन्म असम के तिनसुकिया जिले में गांव सदिया में हुआ था। भूपेन दा ने करीब 13 साल की आयु में तेजपुर से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद गुवाहाटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। बाद में न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल की।
भूपेन दा ने 10 वर्ष की आयु में अपना प्रथम गीत लिखा और गाया। 1939 में 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने असमिया फिल्म इंद्रमालती में भी काम किया। हजारिका को 1975 में सर्वोत्कृष्ट क्षेत्रीय फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2009 में उन्हें असोम रत्न और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया। लोगों के दिलों पर बरसों राज करने वाले भूपेन हजारिका ने 5 नवंबर 2011 को दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी प्रतिभा को उचित सम्मान देते हुए भारत सरकार ने भूपेन दा को 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में कोहरा छाया रह सकता है। मुंबई और चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। उत्तर भारत में जम्मू में हल्के बादल, जबकि गिलगित और मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, जबकि श्रीनगर और लेह में हल्की बर्फबारी का अनुमान है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, आइजोल, कोहिमा और ईटानगर में आसमान साफ रहेगा और शिलंग में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में पटाखे जलाने और बायोमास प्रदूषण के कारण आज वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने कहा कि हवा की गति बढ़ने से स्थिति में सुधार होगा। दिवाली का जो बाद का दिन है, आज एयर क्वालिटी जो है सीवियर कैटेगरी में चल रहा है, 500 प्लस है। फोरकास्ट जो है कल विंड स्पीड और पिकअप करेगा। आज तो बिल्कुल ही विंड नहीं है, लेकिन कल 10-15 किलोमीटर पर घंटा चलेगा, तब एयर क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट होगा। ये भी दिखाया गया है कि ये जो सीवियर कैटेगरी आया एयर क्वालिटी, इसके कारण जो एनालिसिस किया गया, ये जो पटाखा दिवाली का, उसके साथ साथ जो पराली है मेन कारण, और मिनिमम टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं हो। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक आज सुबह 446 दर्ज किया गया। दुबई में आयोजित एक्सपो 2020 में भारत मंडप में पिछले 1 महीने के दौरान 2 लाख से अधिक दर्शक आए। भारतीय मंडप की सफलता पर टिप्पणी करते हुए दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत अमन पुरी ने कहा कि भारतीय मंडप में आने वाले दिनों में सहयोग और निवेश भारत के त्योहारों, भोजन तथा सांस्कृतिक दर्शन के अधिक अवसर होंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में शामिल देशों के ग्लासगो शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आकाशवाणी से 12 नवंबर तक विशेष श्रृंखला का प्रसारण किया जा रहा है। इसके तहत हम प्रतिदिन संबंधित विषयों का उल्लेख करते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में कई राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कुछ अन्य को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, श्री आदि शंकराचार्य का जीवन असाधारण और आम जनमानस के कल्याण को समर्पित था। श्री आदि शंकराचार्य की समाधि और मूर्ति का अनावरण किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं से स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। देशव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 107 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कई राज्यों में वैट दरों में कमी के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट आई। रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारत की वित्तीय प्रणाली के हरितकरण के समर्थन के लिए प्रतिबद्धता वक्तव्य एनजीएफएस प्रकाशित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने COP26 शिखर सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के नए लक्ष्यों पर भारत की घोषणा का स्वागत किया। 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7:30 बजे दुबई में भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा और दिन में 3:30 बजे शारजाह में न्यूजीलैंड का सामना नामीबिया से होगा। और वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो ने 2020 विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।